नमस्कार दर्शकों, किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। बिल्कुल। तो आमतौर पे जितनी भी बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा होता है तो उनके लिए जो भी फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं वो सभी इक्विपमेंट्स आपके विभाग द्वारा उन्हें दिए जाते हैं? नहीं, हमारे द्वारा नहीं दिए जाते हैं, उन्हें खुद लगानी है। अच्छा। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो बिहार सर्विस रूल्स लागू हुआ है, फायर सर्विस रूल्स लागू हुआ है 2021 से, उसमें हम लोगों ने एक प्रावधान किया है। रूल्स में प्रावधान यह है, जो अगर वो सपोज करें जो 15 लाख का अगर उन्हें फायर इक्विपमेंट्स लगानी है तो उन्हें हम लोग बैंक गारंटी के रूप में 15% उस कॉस्ट का हम लोग जमा करा देते हैं फॉर 5 ईयर्स। मकसद ये है, अगर 15 का है और 15% हम उसका ले रहे हैं, यानी 2, सवा 2, 2.5 लाख रुपया उन्हें जमा करनी होगी बैंक में, और बैंक गारंटी के साथ हमारे यहाँ मैप जो प्लान उनका होता है कंस्ट्रक्शन का वह जमा करेंगे, तब हम लोग उनको एनओसी देते हैं। और यह 15% जो हम लोग रखते हैं, जब उनका बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है तब हमारे अफसर्स जाके उसे फायर ऑडिट करती है, और फायर ऑडिट में यह देखती है इन्होंने जो मैप में दिया था, जो प्लान दिया था, प्लान के अनुरूप उनका कंस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं, और उसमें फायर इक्विपमेंट लगा है कि नहीं। अच्छा। अगर लगा है तब भी 5 साल तक वह बैंक गारंटी उनकी जमा रहती है। अगर बीच में कहीं भी ज़रूरी होती है और उनके द्वारा नहीं लगाई गई है तो वह जो 15% रुपये बचते हैं, जो राशि है, उससे उसे लगवाया जाता है दे करके। बिल्कुल। इसके साथ ही दर्शकों, अभी तो हम बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र मिश्रा जी से और जान रहे हैं कि किस प्रकार हम अपने बिल्डिंग्स को आग से, फायर से सुरक्षित रख सकते हैं, फायर सेफ्टी को हम इंश्योर कर सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो होम गार्ड सिक्योरिटी ट्रेनिंग होती है वो किस तरीके से लोगों को मिल रही होती है, आप इसके बारे में बताएं। जो जवान हैं, जो आपने बताया, उनकी देखिए, उनकी जैसे एक तो रिक्रूटमेंट हम लोग करते हैं, जिस तरह से बिहार पुलिस या किसी भी जवान की नियुक्ति की जाती है, उसी प्रक्रिया के तहत इनका भी किया जाता है। इनका भी जो क्वालिफिकेशंस हैं +2 हैं। अच्छा। जो +2 अगर पास हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके लिए कमेटी बनती है और उन्हें भी 6 मिनट में जो 1500-1600 मीटर उन्हें दौड़ करनी है, लंब जंप है, लॉन्ग जंप है, डिस्कस थ्रो है, उसके आधार पर उन्हें हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इनरोल होते हैं। इनरोल होने के बाद हमारे यहाँ CTI सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा में है होमगार्ड का, वहाँ उन्हें 3 महीने का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। वह ट्रेनिंग वहाँ करते हैं, हर तरह का ट्रेनिंग करते हैं। पेरेड्स करेंगे, वर्दी के साथ करेंगे, इसके बाद हथियार के साथ करेंगे, हथियार चलाना भी, राइफल्स चलाना भी है, राइफल उसे खोलना भी है, जोड़ना भी है, और उसके बाद हम टारगेट प्रैक्टिस भी कराते हैं इन्हें। अच्छा। ले जाके जो फायरिंग करेंगे, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, तो इसी स्थिति में उन्हें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद होमगार्ड का जो उनको फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट में भेज देते हैं, और वहाँ जाकर के उन्हें जो लॉ एंड ऑर्डर की जो ड्यूटी होती है, जो फिर सिक्योरिटी जो आपका बैंक में जो लगाए जाते हैं, उसमें उनको ड्यूटी प्रतिनियुक्त कर दी जाती है, नियुक्ति की जाती है। फिर कुछ अंतराल के बाद उन्हें रिफ्रेशर कोर्स भी हम लोग कराते हैं। अच्छा। रिफ्रेशर कोर्स वो 1 महीने का होता है। रिफ्रेशर कोर्स में आते हैं, फिर 1 महीना तक उन्हें रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद फिर वे वापस अपने करेंट डिपार्टमेंट में फिर चले जाते हैं। ये रिफ्रेशर कोर्स कितनी अवधि पर होता है? वो उसका लगभग 1 ईयर 2 ईयर्स पर सबको करना पड़ता है। यह है। बिल्कुल। इसके बाद आगे आपका फायर का जी। जो फायर के हमारे जवान होते हैं, वह जो हमारे चयन परिषद है, जिससे सिपाही की बहाली होती है, उससे उनकी बहाली की जाती है, क्योंकि वे रेगुलर होते हैं। होमगार्ड हमारे डेली वेजेस पर है, ऑनरेडियम पर है, उन्हें मानदेय दिया जाता है। और जो हमारे फायर के कांस्टेबल हैं वो रेगुलर हैं, जिस तरह से कांस्टेबल बिहार पुलिस की होती है उस तरह से उनकी फिर ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। उनकी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग हम लोग फिर बिहटा में देते हैं, और उसके बाद उन्हें आपको नागपुर हम लोग भेजते हैं। नेशनल फायर सर्विसेज कॉलेज है, वहाँ जाकर के स्पेशलाइज ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। उसके अलावा दिल्ली भी हम लोग भेजते हैं, दिल्ली फायर सर्विसेज का है। CISF के भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो हैदराबाद में है और दिल्ली में है, वहाँ भी हम लोग उनको ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं। ट्रेनिंग के पश्चात फिर वो आते हैं। उन्हें केवल हम लोग आर्म्स का ट्रेनिंग नहीं देते हैं, लेकिन फायर से रिलेटेड जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो हम लोग देने का प्रयास करते हैं, देते हैं। बिल्कुल, ताकि हर कैसी भी स्थिति आए उनका सामना वो डट कर कर सके। हाँ,
उसके लिए वो तैयार हाँ रहते तैयार रहते हैं। इसके बाद जितने भी हमारे जवान होते हैं जी। फायर सर्विसेज के, फिर उन्हें हम लोग लाइट मोटर व्हीकल का ट्रेनिंग देते हैं, ड्राइविंग का, फिर हैवी व्हीकल का भी ड्राइविंग का ट्रेनिंग देते हैं। और उसे जैसे ITDR करके एक इंस्टीट्यूट है आपका औरंगाबाद में, अपने बिहार में ही, वहाँ फिर उन्हें भेजते हैं। अच्छा। 1 महीने का वह कंप्लीट ट्रेनिंग वहाँ करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी जितेंद्र जी कि अभी हमने बात की जो फायर जवान होते हैं, इन लोगों की ट्रेनिंग किस तरीके से होती है। इसके साथ ही बहुत ही ज़रूरी होता है कि जनता में भी, लोगों में भी जो जागरूकता है वो फैले। तो उनको जागरूक करने के लिए क्या आपके विभाग द्वारा कोई अभियान चलाया जाता है उन्हें, ताकि वो जागरूक हो सके? किस तरीके से वो अपनी फायर सेफ्टी को सुनिश्चित कर सकते हैं? देखिए, जागरूकता अभियान सतत प्रक्रिया है और यह हमारे विभाग के द्वारा भी किया जाता है और बिहार आपदा प्राधिकरण है उनके द्वारा भी किया जाता है। तो हमारे यहाँ के जो लड़के हैं, जो फायर कांस्टेबल्स हैं, हमारे फायर अफसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट फायर अफसर्स हैं, उनके द्वारा खासकर ग्रामीण इलाके में भी, शहरी इलाके में भी नुक्कड़ नाटक के द्वारा, मॉक ड्रिल के द्वारा, इसके बाद पम्पलेट से जा के हम लोग उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जो वहाँ के बच्चे को भी ट्रेनिंग दी जाए। खास करके ग्रामीण इलाके में भी जा कर के, जो आज के डेट में देख रहे हैं काफ़ी फ्रीक्वेंट आ रहा है, तो सिलेंडर से आग लगने की, जो हमारी माँ बहनें गांव में हैं और वो खाना बनाती हैं, तो अक्सर उसमें या तो खुला रह जाता है या हाफ कॉक हो पाता है, जिससे गैस लीक कर जाता है। तो साफ तौर पर जागरूकता की कमी, जिससे कि वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं परहेज कर देते हैं। हाँ, जी। परहेज कर देते हैं। तो उसको भी हम लोग मॉक ड्रिल के द्वारा, अगर सिलेंडर में आग लग गया तो किस तरह से उसे बुताया जाए, उससे बचा जाए, बुताया अगर वो लग जाने पर किस तरह से बुताया जाता है, उसके संबंध में भी हमारे जो टीम है वह हमेशा पर दिन आज भी कर रही होगी और डेली उसका प्रोग्राम आता है और हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं। उसको डेली का डेली खैरियत के रूप में हम लोग लेते हैं, किस जिला में कितने मॉक ड्रिल किया गया है, कितने अवेयरनेस का प्रोग्राम किया गया है, कितने कॉलेज में जाकर दिया गया है, उसका हम लोग लेते हैं फीडबैक। गांव देहात में भी जा कर के ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जाती है? हाँ, निश्चित रूप से की जा रही है। स्कूल में भी लोग जाते हैं, जाके बच्चे को भी जागरूक किया जाए। अगर किसी भी इस तरह की आकस्मिक घटना घटती है तो वह कैसे बचें। साथ ही गांव में, घर में भी अगर जाएं, अपने माँ को, अपनी बहन को, अपनी दादी को या बता सकें इस तरह से करने से तो आग से बचा जा सकता है, यह भी प्रोग्राम चल रहा है। और हम लोग पम्पलेट से भी जगह जगह जाकर के बांटते भी हैं, लोगों को देते भी हैं। बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं मनुष्य की प्रवृत्ति होती है जितेंद्र जी की, जब कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हमारे जान पर बनाए, तो हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल लेते हैं कि हम खुद को और अपने जो प्रियजन हैं उन्हें बचा सकें। मगर उसके लिए यदि एक सही तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन से बच सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो सिचुएशन से उबर पाना, उस स्थिति से उबर पाना और भी ज़्यादा बिल्कुल आसान हो जाता है। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी आपने जिक्र किया कि गैस से जो आग लगने की जो केसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे होते हैं। इसके साथ ही मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि अभी गैस पाइपलाइन बिछाए जा रहे हैं, कई हद तक इसका कार्य पूरा भी हुआ है कई जगहों पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इससे भी कहीं ना कहीं जो आग लगने की जो चांसेस हैं वो कम होंगे? क्या होगा इसके साथ, आप बताएं। देखिए, उसमें है आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, उसमें प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत है, किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास गैस पाइपलाइन है जो हर डोमेस्टिक में इसको दिया जा रहा है, और अगर आप चूल्हा का नॉब है अगर खुला रह गया तो कंटिन्यूस गैस निकल जाएगा। अगर गैस निकलेगा उस समय अगर आप स्विच ऑन या ऑफ करते हैं, पंखे को या बल्ब को ऑफ करते हैं, तो उसमें छोटी सी भी अगर उसका स्पार्क होता है तो उससे भी आग आपका भभक जाता है और लग भी जाता है। तो उसमें तो जागरूक रहने की ही ज़रूरत है। अगर इस तरह की होती भी है तो हम तो सलाह यही देंगे, हमारे जो फायर सर्विसेज से हम लोग आते हैं, जो कम उस समय आप बत्ती तो ऑन ऑफ करें ही नहीं, प्रयास यह रखें जो भी आपके खिड़की है, किवाड़ है, उसको खोल दें, कुछ देर छोड़ दें ताकि वो डाइल्यूट हो सके। अच्छा। एयर में डाइल्यूट हो सके, डिफ्यूज हो सके, नहीं तो वह जानलेवा हो जाता है। बिल्कुल।
और ये एक मुश्किल स्थिति है जो उस वक्त पैदा हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने साल 2004 से बतौर आईपीएस अपनी जो भी जनहित के लिए आपने कार्य करना शुरू किया, अपने आप को समर्पित किया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआत से कि आपका क्या, आपने यही लक्ष्य साध रखा था, मुझे यही करना है, जनहित के लिए कार्य करना है, क्या था? नहीं, आपका सवाल थोड़ा सा ये है, ठीक है, अच्छा है। तो क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं जी। गांव में हम लोगों की पढ़ाई लिखाई हुई है, वहीं से हम लोगों ने मिडिल पास किया, उसमें 7th पास होता था, उसके बाद हाई स्कूल गए, गांव के बगल के हाई स्कूल से ही हम लोगों ने मैट्रिक किया, जो उस समय 11th कहलाता था। उसके बाद हम आ गए यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में, आ गए बीएन कॉलेज में अपने दाखिला लिया, वहाँ आईसी किया, बीएससी ऑनर्स किया, फिर मैथमेटिक्स से एमएससी किया पटना यूनिवर्सिटी से। इसके बाद फिर कमीशन में गया। तो उस समय था, यह जरूर मेरी इच्छा थी जो हम पुलिस सर्विस में जाएं, और पुलिस सर्विस में ही हमने ऑप्ट किया। बीपीएससी से हम आया, 90 में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 91 में रिजल्ट आया, 92 में ज्वाइन किया। उसके बाद हम लोगों का यह चलते रहा सिलसिला। फिर 2004 में हम आईपीएस बने, बतौर आईपीएस बने। बिल्कुल। तो उसके बाद से आपने, आपकी जो करियर की शुरुआत हुई, आपने 90 से ही आपके करियर की शुरुआत हुई, उसके बाद 2004 में आपने बतौर आईपीएस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू किया। मगर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये नियम भी है, जैसा आपने बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर लगाना सभी बिल्डिंग्स में अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश कुछ बिल्डिंग्स में नहीं लगाए गए हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है? नहीं, उन्हें भी लगाना है, उसका फायर ऑडिट भी हमारे द्वारा किया जाता है। सिक्योरिटी ऑडिट जो होते हैं, हमारे जो अफसर्स हैं वो जा कर के करते हैं। कहीं से अगर रिक्वेस्ट आता है तो उस पर भी हम लोग करते हैं, असो मोटो भी हम लोग करते हैं, और हर बिल्डिंग्स में लगाना है। अगर उसका कंप्लाइंस नहीं करते हैं तो यहाँ तक है पावर इस एक्ट के तहत, जो उस बिल्डिंग को, पूरे बिल्डिंग को सील भी किया जा सकता है अगर उसका अनुपालन नहीं करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल्स में जी, या फिर ऐसी जो पब्लिक गैदरिंग वाली जगह होती है, या मॉल्स में यदि हम बात करें, जहाँ पे भीड़ एकत्रित होने की जो संभावना होती है, ये वो हमेशा ही रहती है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रह सकती है वहाँ पे। तो वैसी स्थिति में सुरक्षित रह सकें लोग, अगर कोई आगजनी की समस्या आ जाती है, कोई घटना, ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है, तो उस स्थिति में उनकी सुरक्षा को किस तरीके से सुनिश्चित करता है आपका विभाग? देखिए, इसके लिए हम लोग के द्वारा जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने भी मॉल के ऑनर हैं या मैनेजर हैं, हॉस्पिटल्स के हैं जो डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग भी की है। कई राउंड्स उनके साथ मीटिंग की है, और क्या क्या उनके साथ होनी चाहिए जो फायर सेफ्टी के लिए, उनको बताया भी गया है। उनके फॉर्मेट भी दिए गए हैं। इस फॉर्मेट में आप देंगे, आप इस फॉर्मेट में देंगे क्या क्या आपका होना चाहिए, तभी हम लोग उसको ऑडिट करके आपको हम सर्टिफिकेट देंगे। और बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो आपके अपने फायर सेफ्टी अफसर्स की भी नियुक्ति आप कराएंगे, बहुत जगह किया गया भी है जहाँ है, और वह अपने को देखते भी हैं। बिल्कुल। तो यह हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, करेंगे। ये यहाँ तक कि हमारे यहाँ 101 से लेकर 100 पॉइंट्स का भी प्रोविज़न हम लोगों ने किया है। एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें 100 पॉइंट्स दिए हैं। जिस हॉस्पिटल्स का, जिस बिल्डिंग्स का, जिस मॉल का मिनिमम पॉइंट्स होगा, वे माना जाएगा जो ये हमारे स्टैंडर्ड पर खरे उतरे हैं, यानी उन्होंने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वेल प्रिपेयर्ड करके लगाया है, उसका ऑडिट किया है। तो यह हम लोग लेते हैं। जैसे यहीं नहीं, पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स हैं, और हमारे अफसर जाते हैं और हम लोग लेते हैं। बहुत बार आता है, अब किसी को बहुत ख़राब पोजीशन था तो उन्होंने इम्प्रूव किया है, तो उसमें आया जो 50 पॉइंट्स पहले मिल रहा था, 35 आया, 40 आया, तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं। यह हम लोग इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं। साथ ही जो संबंधित विभाग के, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स के हैं सिविल सर्जन्स हैं, जो हॉस्पिटल्स को देखते हैं, हेल्थ सर्विसेज को देखते हैं, वहाँ के डीएम साहब हैं, उन्हें भी हम लोग उनसे कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, इसको इंश्योर कराएं, मदद करें हमें। जो यह हो। बिल्कुल। तो ये जो आप ऑडिट करते हैं, ये जो आपकी टीम जाती है ऑडिट करने के लिए, तो ये एक अवधि के दौरान करती है रेगुलरली, या फिर अगर किसी ने कर लिया, जो आपने मापदंड तय किया है उसे पूरा कर लिया, तो इसको हम लोग एक तरह के रूटीन चेकअप के रूप में लेते हैं। चेकअप के तौर लेकिन हमारे पास भी मेन का भी तो कांस्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं रहता है, हमें फायर फाइटिंग भी करनी रहती है। तो डे आवर में जब
नहीं रहता है या जो सेकेंड थर्ड शिफ्ट में है उनसे हम लोग कराते हैं। तो रेगुलर मंथली नहीं करते हैं, लेकिन सर्टेन पीरियड पर 6 माह साल में हम लोग उसको चेक करते रहते हैं। चेक करते रहते हैं, और कहीं से कोई शिकायत भी आती है तो इमीडिएट हम लोग चाहते हैं उसका चेक करें। बिल्कुल, ताकि कोई लापरवाही ना ना कर सके और खुद को आगजनी की जो समस्या आ सकती है, जो दुर्घटना घटित हो सकती है, उससे खुद को सुरक्षित रख सके, अपने बिल्डिंग को सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल की यदि हम बात करते हैं तो उस कोरोना दुष्काल में जो अभी भी चल रहा है, मगर ईश्वर की कृपा से अभी कुछ वक्त तक कुछ हद तक कम हुआ है। जब कोरोना काल शुरू हुआ था, उस दौरान जब लॉकडाउन हुआ, हम सभी अपने अपने घरों में बंद थे अपनी सुरक्षा को लेकर के। वहीं उस दौरान आप लोग किस तरह से कार्यरत थे, आप उसके बारे में बताएं। क्या चुनौतियां थी जो उस दौरान? देखिए, कोरोना काल तो सही मानव जाति के लिए ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और हम लोग खास करके जो सिक्योरिटी सर्विसेज के इसेंशियल सर्विसेज में हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो घर में बैठ भी नहीं सकते हैं और बाहर मिक्सअप भी नहीं हो सकते हैं, और उन्हें आपको सुरक्षा भी प्रदान करना है, और इस तरह का अगर कोई घटना घटती है तो उन्हें इवैक्यूएट भी कराना है, उनके नज़दीक भी जाना है, उन्हें निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। तो काफ़ी टफ टाइम बीता है, अभी भी टफ। वैसे हमारे फायर सर्विस के लिए हमेशा हम लोग टफ टाइम कहते हैं। कहावत में भी लोग कहते हैं ना, आग से खेल रहा है। बिल्कुल। तो हमारे जवान डेली आग से खेलते हैं, डेली आग से खेलते हैं, और उनको खेलना पड़ता है, उसी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और कोरोना पीरियड में उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना पड़ता था, लेकिन अपना सिक्योरिटी लेते हुए बहुत बार वह सोशल डिस्टेंसिंग जो है वह नहीं हो पाता था, क्योंकि जब तक उसके नज़दीक नहीं जाएंगे, उसे लेकर के बाहर नहीं निकालेंगे तो कठिनाई होती थी। उसमें भी कई हमारे जवान भी, कई अफसर्स भी, इवन पुलिस के भी और फायर सर्विसेज के भी, होमगार्ड के भी बहुत संक्रमित भी हुए थे उस समय भी। कुछ की हम लोगों को अपने साथी को खोना भी पड़ा था उसमें, उस पीरियड में। जो हमारे पुलिस के जवान थे, पुलिस के पदाधिकारी थे या हमारे फायर सर्विसेज के थे, उन्हें हमें खोना भी पड़ा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी थी हम सभी के लिए, मगर उस दौरान भी जो आप सभी एसेंशियल सर्विसेज वाले थे, उन लोगों ने ही कहीं ना कहीं हमारी भी मदद की, नेचुरली बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमारी भी मदद हुई ताकि हम उस स्थिति से उबर सकें। हम इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि वो जो स्थिति थी उस दौरान खुद को आपने किस तरीके से प्रेरणा हम लोगों ने लड़के लोगों को मोटिवेट किया, क्योंकि हम लोग इसी के लिए हैं जी। एक्चुअली हम जबरदस्ती मुझे इसमें नहीं लाया गया है जी, हमने ऑप्ट किया है जी। हम इस तरह की सर्विस में जाएंगे, इस तरह से काम करेंगे, तो वह जज्बा जो है मुझे हर विपरीत परिस्थिति में भी काम करने के लिए प्रेरित करते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, फायर सेफ्टी को लेकर के उनको आप क्या सारी सलाह देना चाहेंगे? हम उनसे यह सलाह देंगे, जहाँ कहीं भी अगर कहीं भी फायर की घटना घटती है तो उसमें बहुत हतोत्साह ना हो। वह थोड़ा सा अपने ब्रेन को कम से कम 5-7 सेकंड के लिए जरूर स्थिर रखें और सोचें कि किस तरह से निकलें। और अगर कहीं भी कोई बिल्डिंग अगर बना रहे हैं, जो बड़े बिल्डर्स हैं, या प्राइवेट बिल्डिंग में भी अगर 500 स्क्वायर मीटर का से ज़्यादा का एरिया आता है, तो निश्चित रूप से यहाँ फायर सर्विस डिपार्टमेंट से NOC तो ले ही लें, और वह जो भी इक्विपमेंट है वह जरूर लगावें। जहाँ जहाँ प्रोविजंस, जहाँ जहाँ उनके आर्किटेक्चर जो होते हैं, वास्तुविद, इंजीनियर जो होते हैं, जो उन्हें सलाह देते हैं, उस सलाह को भी मानें, क्योंकि वह उनके लिए है। अगर इसमें लापरवाही करेंगे तो फिर बहुत ही फैटल हो जाएगा, और बाद में पश्चाताप के सिवा और कुछ मिलेगा नहीं। बिल्कुल। वक्त रहते यदि हम सही कदम ले लेते हैं और सही चीज़ों को सीख लेते हैं, सही आदतों को अपना लेते हैं, तो आगे चल के जब ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, विपरीत परिस्थिति, तो हम उससे जूझ सकते हैं, उससे निकल सकते हैं। इसके साथ ही जितेंद्र जी, यदि हम आपकी बात करें तो आप खुद डायरेक्टर हैं स्टेट फायर सर्विसेज की, तो उस दौरान आप खुद को किस तरीके से प्रेरित कर रहे होते हैं? हम आपसे जानना चाहेंगे, आप में उस दौरान आपको क्या सारी चुनौतियां हैं जो आपके समक्ष आ रही होती हैं? किस प्रकार की चुनौतियां? देखिए, हमारे साथ कई तरह की चुनौतियां हैं। एक तो हम लोग जैसे अपने लड़के का सिक्योरिटी को देखना है, उसे ट्रेनिंग देनी है। संख्या हमारी अभी कम है, अभी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है, अगर वो लड़के आएंगे। और चुनौती मुझे भी पता नहीं है कब आ जाएगी, किस रूप में आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी। बिल्कुल। तो उसके लिए हमेशा हम लोग अपने लड़के को मोटिवेट करते रहते हैं
जो हमारे जूनियर अफसर्स हैं उनके द्वारा भी, हम लोग भी जब इंटरेक्ट होते हैं, जब जाते हैं तो उनको मोटिवेट करते हैं। साथ ही उनकी जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जो सुविधाएं हैं, उस पर भी हम लोग ख्याल रखते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं वो बैचलर्स रहते हैं जी। तो फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, तो उन्हें उनका जो वेलफेयर रहता है उस पर भी हम लोग ध्यान रखते हैं, ताकि उसे हम मोटिवेट कर सकें। छोटी छोटी उनकी जो आवश्यकता हैं, अगर हम उसे पूरा करते हैं तो वो काफ़ी खुश होते हैं और दिल से काम करते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही जितेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि होम गार्ड सिक्योरिटी की यदि हम बात करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग, जैसा कि आपने बताया उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, उसके बाद जब आप उन्हें रिक्रूट कर रहे होते हैं तो क्या उसके बाद आपके विभाग द्वारा एक ऐसा भी कोई प्रावधान है जिससे कि बार बार उन्हें चेक किया जा सके कि उनकी ड्यूटी सही तरीके से हो रही है या उनके तरफ से कोई कमी नहीं आ रही है? और इसके साथ ही जिन ऑर्गेनाइजेशंस में, जिन संगठनों में उनकी नियुक्ति की गई है, वहाँ पर भी उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है, इस बात को क्या आप लोग सुनिश्चित करते हैं? निश्चित रूप से आपने सही सवाल किया है। हमारे यहाँ प्रोविजंस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होमगार्ड के हेड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट कहलाते हैं, और वही आज के डेट में डिस्ट्रिक्ट फायर अफसर भी हैं। अच्छा। जो फायर के जो लड़के हैं उनका भी चेक करते हैं। और किसी भी ज़िला में जितनी जगह हमारे गार्ड लगे हुए रहते हैं, जैसे दो तरह से जाते हैं, एक लॉ अंडर में जाते हैं, एक ऑन पेमेंट भी जाते हैं, जो बैंक में जाते हैं या कहीं प्राइवेट जगह कंस्ट्रक्शन है या वहाँ लगे हुए हैं, वहाँ जाके हमारे जो अफसर पदाधिकारी हैं, जिला समादेष्टा, वो चेक करते हैं और चेक करके वो उनके डायरेक्शंस भी देते हैं। अगर लैप्सेज पाते हैं या उन्हें एब्सेंट पाते हैं तो उन पर रिपोर्ट भी की जाती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। साथ साथ यह भी देखी जाती है जो जहां उनको रखा गया है उसका बेसिक इम्यूनिटीज है कि नहीं। अगर बैंक में ही करेंसी चेस्ट की सुरक्षा में वो लगे हुए हैं तो वहाँ वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें बैंक के द्वारा रहने का या वॉशरूम का जो भी इम्यूनिटीज है वह है कि नहीं। अगर नहीं है तो संबंधित विभाग को वो निर्देशित किया जाता है जो आप उन्हें वह सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करावें, और कराया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग फायर जवान बनना चाहते हैं, अगर जैसा कि अभी आपने बताया, और जो लोग हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, कई बार लोगों को इस बात की जागरूकता नहीं होती है, लोगों में इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। आपने बताया कि 12वीं पास ही क्वालिफिकेशन होती है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशंस होती हैं जो उनके अंदर होनी चाहिए, कुछ और बेसिक चीज़? देखिए, दो चीज़ की बात होती है। एक तो हमारे कांस्टेबल में आएंगे तो 12 पास की चाहिए, और जो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो फायर अफसर्स हमारे कहलाते हैं, वह जो सब इंस्पेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट में होते हैं सेम रैंक के हैं, इक्विवेलेंट हैं। दोनों की बहाली भी एक तरह से होती है, दोनों का फिजिकल भी एक ही तरह का होता है, दोनों का आपका रिटन टेस्ट जो होता है वो भी एक ही तरह का होता है। आयु सीमा भी होती है? आयु सीमा भी होती है। जो सब इंस्पेक्टर की आयु सीमा है वही आयु सीमा यह होती है कि, और कांस्टेबल की कम होती है, 23 साल या 24 साल तक ही है, जब तक वो अप्लाई कर सकते हैं और आ सकते हैं। तो हम तो आपके माध्यम से चाहेंगे जो भी युवा साथी देख रहे होंगे या उनके पेरेंट्स देख रहे होंगे, तो बच्चे को भी मोटिवेट करें। इसके लिए भी ये चैलेंजिंग है, बिल्कुल, या और थ्रिलिंग भी है। बिल्कुल, दोनों है। अगर जाना चाहेंगे तो, और उसका स्कोप भी अच्छा है। आप देखेंगे हर जगह आपको नज़र आएंगे काफ़ी स्मार्ट लड़के हैं, जो आपको स्मार्ट लड़के हैं उसमें काम भी कर रहे हैं। और अभी आज के डेट में मैं आपको नेहा जी बता दूं, हमारे यहाँ कई अफसर्स हैं जो लेडी अफसर्स हैं। क्या बात है, बिल्कुल। कई अफसर्स, आप कंकरबाग चले जाएँ, यहाँ आपका सचिवालय चले जाएँ, यहाँ दानापुर चले जाएँ, कई अफसर्स आप देखेंगे जो ये लोदीपुर में है, सभी हमारी लेडी अफसर्स इंचार्ज हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उनका भी जो रिजर्वेशन है उसके तहत काफ़ी लड़कियां भी आ रही हैं और काफ़ी उत्साही भी है। बिल्कुल, वो काफ़ी मेहनत करती हैं और वो आ रही हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज विभाग है, ये महिलाओं को भी सशक्त होने के लिए प्रेरित कर रहा होता है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा होता है। बिल्कुल। इसके साथ ही जितेंद्र जी, आपसे हमने इतनी सारी बातचीत की और इसके साथ ही हमें होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज से जुड़ी इतनी सारी जानकारियां हासिल की, जो कहीं ना कहीं सच कहूँ मुझे खुद भी नहीं पता था दर्शकों, वो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
दर्शकों, आज हमने बातचीत की जितेंद्र मिश्रा जी से, जो डीआईजी हैं होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज के। काफ़ी कुछ सिखला, काफ़ी कुछ बतला गए हमें कि किस प्रकार यदि ऐसी आगजनी की कोई स्थिति आती है और किस तरह से हम अपनी बिल्डिंग्स को उस जो स्थिति आई है उससे पहले ही बचा करके रख सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारे चीज़ें हमें आज जानने को मिली है। उम्मीद है आपके लिए ये जो कार्यक्रम रहा ये बहुत ही मददगार साबित हुआ होगा। हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम, तो हमें ज़रूर ही लिख कर भेजें। हमें लिखने के लिए आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।